हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक इकोनॉमिक्स की सीरीज जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं 7 to 8 डेज में इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से क्रश करने की। बेसिकली इस जो सीरीज है इसका मोटिव ये है कि हम लोग रिवीजन जो है इकोनॉमिक्स का वो एज सून एज पॉसिबल खत्म कर सके, जिससे कि हमारा जो यूपीएससी सीएससी 2025 है उसमें हमें हेल्प मिल सके। तो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लेक्चर को शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी अपने जो कुछ टाइप के हम लोग ने टैक्सेस के बारे में बात की थी। हम लोग ने थोड़ा ये भी जाना था कि मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे काम करती है। तो बेसिकली उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे पब्लिक फाइनेंसेस टैक्सेशन, अगर हमें टाइम मिलता है तो। लेकिन अब उससे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये जो वीडियोस हैं इसके अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी तक तो मैंने आपको एक बोर्ड लेके उस पर नॉर्मली रिवीजन करवाया, बट आज की जो वीडियो इसमें मैं इट इज़ जस्ट अ ट्रायल। मैंने इस पब्लिक फाइनेंसेस चैप्टर का पीडीएफ बनाया हुआ है। इफ़ यू विल बी लाइकिंग दिस पीडीएफ, मैं इसी पीडीएफ के द्वारा आपको रिवीजन करवाऊंगा। अदरवाइज जैसे बोर्ड पे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ूंगा। तो मैंने अभी सिर्फ एक लेक्चर का मैंने पीडीएफ बनाया, दैट इज पब्लिक फाइनेंसेस। एक टॉपिक है पर्टिकुलर, उसके ऊपर ही मैंने पीडीएफ बनाया है। तो मैं इसको तो आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम बचता है, थोड़ा टाइम बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो अगला चैप्टर है टैक्सेशन, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए पीडीएफ नहीं है मेरे पास, तो बेसिकली उसके लिए मैं आपको बोर्ड पे जैसा समझाते हैं वैसे मैं रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बेसिकली व्हाट इज पब्लिक फाइनेंसेस? फाइनेंसेस यार देखो, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंट यूजेस इट्स फाइनेंसेस, हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। इस चीज का जो स्टडी होता है उसी को हम लोग पब्लिक फाइनेंसेस कहते हैं, राइट? उसको मैनेज कैसे कर रहे हो आप। तो बेसिकली if I talk about public finances, it is an essential study, just a second, it is an essential study of how government manages their finances। मैनेज कैसे कर रहे हो, राइट? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंसेस करते हैं। और क्यों मैनेज करना है, मैनेज करने की नीड क्या है? बेसिकली क्यों कि आपके जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर लो, राइट? तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप मैनेजमेंट का तरीका यूज करते हो, कैसे आप फंड रेज करते हो, कैसे स्पेंड करते हो, उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक फाइनेंसेस, राइट? तो अब इस चीज में अगर मैं बात करूं तो पहली चीज आती है बजट। बजट इज ऑफ टू टाइप। तो बजट के दो टाइप है, एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर, राइट? तो अब अगर मैं बात करूं रिसीट और एक्सपेंडिचर की, तो एक रिसीट जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, जिसमें आता है रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। तो बेसिकली एक होता है आपके आने का जो स्रोत होता है, जैसे क्या होता है कि इनकम है ना, एक होती है इनकम, और दूसरा क्या होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा, राइट? तो इन्हीं दोनों के बीच में तो कंपेयर होता है, इसी के हिसाब से तो बजट बनता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ रिसीट की, तो रिसीट इज ऑफ टू टाइप, जिसमें एक हमें मिलता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है वो अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो एक ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बना के दे दिया है कि दिस इज समथिंग कि एक्सपेंडिचर में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। जो एक हम लोग रेवेन्यू पार्ट पे खर्च करते हैं, एक होता है कैपिटल पार्ट पे, कैपिटल एसेट्स पे खर्च करते हैं। उसी तरीके से जो रेवेन्यू से उसके लिए जो बजट बनता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, और कैपिटल के लिए जो बनता है उसको हम लोग कैपिटल रिसीट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल में भी दो टाइप के होते हैं, डेट और नॉन डेट। उसके बाद इसमें अगर मैं बात करूँ तो टैक्स एंड नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगर मैं रिसीट्स की बात करता हूँ, पहले एक्सपेंडिचर को रख के हम लोग क्या बात करते हैं, रिसीट्स की। तो रिसीट्स में मैंने अब जैसा कि आपको बताया था कि एक टैक्स होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। अब देखो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू जैसे जो आप टैक्सेस पे करते हो, राइट? जीएसटी हो गया, है ना, फिर उसके टाइप के जो भी टैक्सेस होते हैं उसको। अब एक होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू में एक होता है डायरेक्ट टैक्स और फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे आपकी इनकम आई, आपके इनकम से आपको इतना इनकम टैक्स देना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। वो तो देना ही देना, आपको पता बता रहा है वो गवर्नमेंट की, भाई देखो इतना पैसा मेरे को चाहिए, राइट? तो वो आपका आ गया डायरेक्ट टैक्स के अंदर। और अगर मैं इसी के रिगार्डिंग दूसरी चीज की बात करूं, अगर मैं इसी के अलावा दूसरी चीज की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स, आप मिल्क लेने गए, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है वो भी तो आप ही पे कर रहे हो, वो भी तो टैक्स आप ही दे रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात करूं तो जो भी आपके पास इनकम होती है, किसके द्वारा, रेलवे के प्रॉफिट के द्वारा। जो भी प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, किससे, रेलवे से या पोस्ट ऑफिस से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो भी प्रॉफिट बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, बेसिकली दीज आर द थिंग्स, इसको हम लोग कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल रिसीट्स की, तो कैपिटल में आता है डेट और नॉन डेट, राइट? तो नॉन डेट रिसीट्स जो होती हैं, जो देखो पहली बात तो
डेट रिसीट और नॉन डेट रिसीट में डिफरेंस समझिए। देखिए डेट आता है ना, वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक डोमेस्टिक एक एक्सटर्नल। और नॉन डेट की अगर मैं बात करूं ये कैपिटल रिसीट्स की, तो बेसिकली इट इज गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, कुछ आपने बेचा, जैसे हम लोग ने कुछ मिसाइल बनाई उसको बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लोग कैपिटल में जोड़ेंगे, नॉन डेट में, है ना। तो इस तरीके से जो भी हम लोग बात करेंगे वो आगे के लिए हम देखेंगे। कोई भी रिकवरी हो गई, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। और अब इसी के बाद में अगर बात करता हूँ एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर गोज विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग को देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं से आ रहा है, राइट, किस चीज से आ रहा है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट से आ गया, किसी ने इंटरेस्ट पे किया, कुछ सब्सिडीज हो गई, राइट। एक्सपेंडिचर में बात कर रहा हूँ, ये आपको देने की जरूरत है। आप अगर मान लो किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, किसी जैसे आप अभी देखो एसबीजीज की बात हो रही थी, राइट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात हो रही थी, सॉरी एसजीबीज की बात हो रही थी, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट को लॉस कैसे हुआ, क्योंकि वो लायबल था ना, वो एक्सपेंडिचर था, कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट और उसका जो भी फायदा प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको देना ही पड़ेगा हमको। तो वो चीज किस में होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा, ठीक है। फिर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडीज देते हैं, डिफेंस में लोग देते हैं, सैलरी पेंशन देते हैं, गिफ्ट ग्रांट्स देते हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, रेवेन्यू में आएंगी। लेकिन अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कभी रोड्स बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं, तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट होता है ना, प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, कैपिटल का जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये कैलकुलेट होता है, क्योंकि देखो पर्टिकुलर कुछ वो नहीं है, एक एसेट बन रहा है, एक कैपिटल बन रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसको ये कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ आई टॉक अबाउट बजट, तो गोइंग विद बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस, इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस टाइप की चीजें हैं ये। बैलेंस मीन्स कि सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, राइट, बजट इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर, जितना बजट आया उतना एक्सपेंडिचर आपका आराम से मैनेज हो रहा है, ठीक है। सरप्लस में क्या हो रहा है कि बजट से ज्यादा कुछ हो गया या बजट से कम हो गया, राइट, है ना। तो डेफिसिट में बजट से जितना था उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, और सरप्लस में बजट जितना था उससे कम ही खर्चा किया, ऐसा कुछ आपको नाम से पता लग रहा होगा। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। कुछ अदर टाइप्स के भी होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस बजट की देखो बात करूँ ना मैं, तो परफॉर्मेंस बजट इज समथिंग लाइक कि आपके परफॉर्मेंस के बेस्ड पे, आपके जो भी परफॉर्मेंस होगा, जो भी परफॉर्मेंस आपने किया है पिछले साल, उसके बेस पे आपको फंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल कि कोई एक ऐसी स्कीम आई, कोई भी मान लो मिनिस्ट्री है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ रेलवे, ठीक है। अब रेलवे के ऊपर उन्होंने पिछले साल दिया 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, बहुत कम अमाउंट है, 10,000 करोड़ का उन्होंने बजट रखा एग्जाम्पल, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, उन्होंने इसकी वजह से कोई ज्यादा काम अच्छा नहीं किया, सब कुछ वैसे का वैसा रहा, इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट और बढ़ गई, सब कुछ ऐसा हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगेन। तो अगर ये चीज हो रही है तो आपकी परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रही ना, उस नेगेटिव परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपको नेक्स्ट टाइम का जो आपका वो होगा, परफॉर्मेंस के बेस पे आपको बजट होगा, वो एलोकेट होगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उस हिसाब से मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट जो होता है वो इसी को कहते हैं कि आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से, जैसा भी आपका आउटकम होगा उस हिसाब से आपको बजट मिलेगा। If I talk about zero based budget, zero based budget is each program और डिपार्टमेंट, देखो क्या होता है ना कि हर फाइनेंशियल ईयर में सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछला क्या होता है, अभी अगर अपने यहाँ देखा जाए तो यही चीज होती है कि हर एक डिपार्टमेंट को देखा जाता है कि इसको जीरो, अब इसके पास जीरो बजट है, इसको फिर से देना है। तो उस हिसाब से अगर कोई भी चीजें, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड मस्ट जस्टिफाई देयर बजटरी नीड्स एवरी ईयर। हर साल उनको अपने जो नीड्स हैं उसको जस्टिफाई करना होगा, और स्टार्ट किससे होगा, जीरो से। कोई बात नहीं, आपने 10,000 करोड़ वेस्ट तो कर दिया रेलवे मिनिस्टर, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, अब आप फिर से जीरो से स्टार्ट करिए, लेकिन इस बार मुझे बताइए कि कैसा आपने प्लान किया है, किस तरीके से आप अपनी जो बजटरी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजट। अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीमेंटल, तो उसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है बजट, ठीक है। तो बेसिकली इट इज प्रीवियस ईयर्स बजट इज यूज्ड एज अ बेस ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पॉलिसी। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कि हाँ, प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लिया, अब उस हिसाब से जो चेंजेस नीडेड हैं वो हम करके आपको दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट। तो बेसिकली वी आर डन विद बजट। अगर मैं बात करता हूँ अब जेंडर बजट की, तो जेंडर बजट नाम क्या रखा है, देखो जेंडर बजट क्या करेगा, ये बेसिकली किस चीज के लिए है, जेंडर लेंसेस को ध्यान में रखेगा ना।
होता क्या है, तुमने कभी भी देख नोटिस किया होगा कि देखो मैन, मेल और फीमेल दोनों को सेम जॉब के लिए कहीं ना कहीं कम सैलरी है, उनके सैलरी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, अब उसी चीज को पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए ये चीज लेके आई गई कि इट इज इंटीग्रेटेड, इट कैन बी इंटीग्रेटेड टू इनटू द ओवरऑल बजटरी प्रोसेस। भाई देखो वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जेंडर बजट को लेके आया गया। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, भाई जेंडर है तो जाहिर सी बात है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जहां लिखा हो वहां जेंडर इक्वालिटी आ गया, ठीक, प्रमोट ही करेगा। उसके बाद बजट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी ये प्रमोट करेगा। फिर पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस की भाई सिर्फ और सिर्फ मर्द लोग ही या आदमी या मेल लोग ही नहीं ऊपर जा रहे हैं, फीमेल्स भी जा रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी है हमारे यहाँ, वो भी दिखाएगा कहीं ना कहीं। पब्लिक का पार्टिसिपेशन, वही जो मैंने आपको बात कही कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल्स की पार्टिसिपेशन रेट वो भी बढ़ना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, उसमें जो देखो महिला प्रधान होती है, लेकिन उसके ऊपर वर्क कौन कर रहा होता है, जो उसका हस्बैंड होता है, राइट। तो ये चीजें भी जो है ये भी मैनेज करनी बहुत जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से कैसे भाई कोई ऊपर आ जाएगा, उनको जब राष्ट्रगान बोलने के लिए बोला जाता है तो उनको याद करना पड़ता है, तो दिस थिंग इज नॉट गुड ना। तो उसी चीज के ऊपर ये चीजें हैं। अगर मैं बात करता हूँ आउटकम बजट, तो देखो आउटकम बजट इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस बजट। बेसिकली परफॉर्मेंस बजट में हम लोग क्या करते हैं कि पिछले साल की क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल की क्या परफॉर्मेंस है, राइट। पर पिछले साल की परफॉर्मेंस ऐसी थी तो अब आपको इस बार इतना बजट हो गया एलोकेट। लेकिन आउटकम बजट इज थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें भी देखो लेते तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग एक चीज अकाउंट करते हैं कि यार देखो पिछले साल आपने जितना पैसा खर्चा किया, मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ रुपीस खर्च किए, लेट मी सेट दिस अगेन, हाँ मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए। अब वो जो 10,000 करोड़ रुपए आपने खर्च तो किए हैं, उसका मान लो जैसे अभी क्या होता है कि लोग देखते हो घर देते हैं, जैसे कहीं की जमीन खाली करवाई गवर्नमेंट ने, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अभी दिया था, ठीक है, तो कहीं पे लोगों को फ्लैट्स दे दिए, है ना, हाउस योजना के तहत उनको घर दे दिए। अब ये देखा जाता है कि वो जो घर एक्चुअल में हमने दिए हैं, उस घर देने का क्या इम्पैक्ट, क्या आउटकम पड़ा है उन लोगों के ऊपर जिनको हमने घर दिए हैं। बेसिकली अगर मान लो कि मुझे एक गवर्नमेंट घर दे रही है, तो मेरे ऊपर उस घर को मिलने का क्या इम्पैक्ट है, मेरे लिविंग में क्या इम्पैक्ट आया है, क्या एक नया आउटकम आया है आपके इस स्टेप से। दिस इज नोन एज आउटकम बजट। और परफॉर्मेंस इज कि हमने घर दे दिया, हो गया काम, बस। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि घर दिया उसका मेरे ऊपर, अगर मान लो इन्होंने घर दिया और मैंने फांसी लगा ली घर में, तो बेसिकली इट इज नेगेटिव फॉर मी ना, समझ गए कि मैं इस चीज में कि यार मेरा पुराना मेरा पुश्तैनी घर था और वो अब वो हो गया, चला गया, टूट गया, कुर्की हो गई उसकी, तो उस चीज के गम में मैंने नए वाले जो घर मिले थे उसमें 90% लोगों ने ये सुसाइड कर लिया। तो बेसिकली दिस इज द थिंग जो फिर तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पे है। लेकिन परफॉर्मेंस बजट में तो वो अच्छा ही दिखा रहा है कि हाँ मैंने इतने लोग को हटा के इतने लोग को नया कर दिया, राइट। तो ये चीज आउटकम बजट जो है ना वो इस चीज पे काम करता है कि यार बजट, ये जो चीजें हुई है इसका आउटकम क्या है पर्सनल के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर इसकी बात करें तो इसके स्टेप्स हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग आउटकम्स। भाई पहले आउटकम जो है ना वो मेजरेबल होना चाहिए, मेजर कर ले हो आप, तो आउटकम मेजरेबल होना चाहिए, एक अलाइंड होना चाहिए विद गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उससे ये अलाइंड होना चाहिए। अगर इसके आगे की मैं बात करूं तो फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं ना वो बहुत सोच समझ के करने चाहिए। जो पैसा आप खर्चा करो बड़े सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये पैसा खर्च करना सही है भी या नहीं, उसका आउटकम क्या मिलेगा, हमें वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ इसका आउटकम पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। देन द अदर थिंग इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पैसा खर्चा कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है ना कहीं वो चीज फिर मिसमैच हो जाएगी। तो बेसिकली मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी मैं बात करूं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, तो डेफिनेटली एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बढ़ती है। अगर आप हर चीज को खुले में कर रहे हो, सामने कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी विल ऑल्सो बी एनहांसिंग, इंप्रूविंग। प्रमोट करेगा क्या, एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी ही तो इंप्रूव कर रहे हो और इनोवेशन तो बिल्कुल ही बढ़ेगा। अगर मैं बात करता हूं अब नेक्स्ट चीज, तो आता है फंड्स। देखो हम लोग ने बात कर लिया बजट की, हम लोग ने सब कुछ बात कर ली। अब यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बजट के लिए पैसा आएगा कहाँ से, ये फंड कहाँ से आएगा, ये आने का भी तो कुछ होना चाहिए, तब तो हम बजट करेंगे, तभी तो हम सोचेंगे कि ऐसी पॉलिसी बनाओ, वैसी पॉलिसी बनाओ कि सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। तो बेसिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ टाइप के फंड्स हैं, फंड्स जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बता के रखे हैं कि यार देखो फंड्स की बात अगर मैं करूं तो हमारे पास 3 टाइप्स के फंड्स हैं, जिसमें पहला आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI।
अगर CFI के आगे चलते हैं तो एक आता है पब्लिक अकाउंट्स फंड और उसके बाद आता है कंटिजेंसी फंड। इन तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, हम बेसिकली रिवीजन करने वाले हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, वो बेसिकली एक प्राइमरी फंड की तरह काम करता है। प्राइमरी फंड होता है गवर्नमेंट का, कोई भी चीज होती है वो इसी में से ध्यान में रख के इसी में से निकाली जाती है, इसी में से किया जाता है। अब बेसिकली देखो, ऑल द बजट रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, बोरोइंग्स और रिकवरीज, बेसिकली इसमें जो पैसा आता है ना, कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आता है वो किससे आता है? बजट रिसीट से आता है, रेवेन्यू रिसीट से आता है, कहीं से बोरो किया उससे आता है, आपकी लोन की रिकवरी हो गई उससे जो पैसा गया वो कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जहां से उसमें पैसा आता है। अब इसमें से पैसा निकालना क्या ऐसे चुटकी का खेल है कि जब मन किया पैसा निकाल लेंगे ना? आपको क्या करना है? आपको वोटिंग करानी है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वोटिंग होगी तभी पैसा निकल सकता है। लेकिन इसमें एक कैच भी है। देखो भाई, क्या होता है ना कि पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है ना, अब तब तो निकल गया, लेकिन अब इससे कुछ पैसा ऐसा है जो बहुत काम के लिए भी यूज होता है, जो एग्जेम्प्टेड है, जिसके लिए पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं लगती है। वो क्या है? तो देखो, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन CFI और एक्सपेंडिचर मेड ऑन CFI। CFI मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली होता क्या है ना कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन CFI जो होता है उसके लिए पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं लगती है। और वो कौन कौन से होता है जो पैसा खर्च होता है, जो चार्ज होता है? बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मेड। चार्ज मीन्स कि वो तो चल रहा है यार, वो चलना ही चलना है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हो गया सर। इस तरीके के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए हर बार क्या पार्लियामेंट की वोटिंग करवाओगे कि सैलरी देनी हो वोटिंग करो? नहीं ना करवाओगे यार। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जिसके लिए पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं लगती। लेकिन एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम CFI, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए, कोई भी ऐसी पॉलिसी, उसके लिए आपको हर फॉर्म में हर बार, कोई भी मान लीजिए आपको 1 साल का खर्चा निकालना है, अब आपको कैसे निकालोगे? तो आपको इसके लिए पार्लियामेंट की वोटिंग होगी। तो बेसिकली वोटिंग होती है तभी ये यूनियन बजट जो आता है वो वोटिंग के बाद आता है। लेकिन आप देखो ना, हर साल हर महीने जो सैलरी दी जाती है उसके लिए वोटिंग थोड़ी ना होती है, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस। अगर अब मैं बात करता हूँ पब्लिक अकाउंट्स फंड की, तो बेसिकली उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो एक्ट करती है किस तरीके से? एक तरीके के बैंकर की तरह। तो इट इज मेरली एक्टिंग एज अ बैंकर। अब ये गवर्नमेंट का फंड नहीं होता बेसिकली। देखो, इसमें कौन से फंड होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स फंड में जो पब्लिक अकाउंट्स फंड, डेफिनेटली नाम से पता लग रहा है कि ये पब्लिक का पैसा आएगा इसमें, राइट? तो पब्लिक का जो पैसा है उसमें होता क्या है? देखो, हमने कोई PF करवा लिया, हमने कुछ सेविंग्स कर दी, वो पैसा हमने क्या किया? हमने एक जगह बैंक को दे दिया। अब वो बैंक ने क्या किया? पब्लिक अकाउंट फंड में डाल दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, कभी नीड होगी तो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वापस कर देना इसमें, क्योंकि क्यों? हमें देना है वापस, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको मिलेगा वापस। तो बेसिकली इट इज यहाँ पे गवर्नमेंट को इसको वापस करना ही करना होता है। और इसी के साथ अगला अगर मैं बात करूँ तो आता है कंटिजेंसी फंड। बेसिकली वो जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी या अनफोर्सीन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके लिए बनाया गया है। तो बेसिकली इसमें जो अमाउंट रखते हैं वो 30,000 करोड़ का रखते हैं, और इसमें जो यूज करते हैं इसको तब यूज करते हैं जब इमरजेंसी के लिए होता है। अब एक बात बताओ, इमरजेंसी फंड है ये, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ इमरजेंसी फंड है। अब इमरजेंसी फंड के लिए आपको पार्लियामेंट की वोटिंग की जरूरत है या नहीं है, इतना बताओ अपने दिमाग से। यार डेफिनेटली नहीं होगी ना। अगर मान लो कहीं पे कुछ इमरजेंसी आ गई है तो तुम वहां पे पहले पार्लियामेंट की वोटिंग कराओगे या जो इमरजेंसी हुई है उसको देखोगे? तो डेफिनेटली इमरजेंसी को देखोगे ना पहले। तो ये चीज होती है। इस तरीके से आपको अपना माइंड दौड़ाना है कि हाँ यार नहीं ही होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो और इसके सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जो आपका रिकवरीज ऑफ लोन होती है, फिर पार्लियामेंट इसमें रिक्वायर नहीं होता है कि वोटिंग की जाए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो फंड की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ डेफिसिट्स की, तो डेफिसिट्स का मतलब क्या होता है? डेफिसिट्स विद अ नेम ओनली, कि हाँ कहीं ना कहीं कमती हो गई है, कुछ कम हो गया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग तो इट इज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में होता क्या है? देखो, बजट डेफिसिट में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो निकल जाता है आगे एज कम्पेयर टू टोटल रिसीट। समझ गए? जितना आपने बनाया उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया आपका। तो दिस इज नोन एज बजट एक्सपेंडिचर। और इसमें क्या होता है कि भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, कि भाई पैसा तो खत्म हो गया, अब इसको कैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए। तो पहले क्या होता था ना, पहले क्या करते थे गवर्नमेंट की, भाई एडहॉक ट्रेजरी बिल जिसका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज का होता था, उसके थ्रू ये लोग फाइनेंसिंग कर देते थे। लेकिन अगर पैसा नहीं देता तो एक ऑब्लिगेशन आता था कि और पैसा छाप दो। लेकिन अब ना जो RBI है वो एक नया चीज लेके आई, वो लेके आई वेज एंड मीन्स मैनेज वो एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस।
वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आरबीआई लेके आई थी। इसने बोला कि चलो मैं तुमको पैसा दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उसका जो पीरियड होगा तुम्हें सेम ईयर में मुझे वापस करना होगा। और अगर नहीं करते हो, अगर तुम गवर्नमेंट से बोल रही है चीज, अगर तुम मेरे को पैसा इतने दिन में वापस नहीं करते हो, सेम ईयर में वापस नहीं करते हो, है ना, तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर जो है वो इंटरेस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, मोर इंटरेस्ट और लेस फाइनेंसिंग। अगले साल अगर आप पैसा उठाओगे तो मैं पैसा कम दूंगा, इंटरेस्ट ज्यादा लूंगा। तो ये चीजें किसके थ्रू हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू, जिसमें क्या करना होता है कि उसको वापस करना ही पड़ता है सेम ईयर में, विद इन सेम ईयर। तो इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ फिस्कल डेफिसिट, आपने बहुत सुना होगा स्पीचेस में, जब आप किसी पॉलिटिशियंस की स्पीच सुनते हो तो फिस्कल डेफिसिट आपने बहुत बार सुना होगा। बेसिकली है क्या ये, इट इज अ मेजर ऑफ टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी। अगर इसकी मैं बात करूं तो दिस इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग्स। अगर आप इसमें से बोरोइंग्स हटा देते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी योर फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो इट इज अ गवर्नमेंट टू रिजॉल्व बोरोइंग फ्रॉम मार्केट। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद तो आता है प्राइमरी डेफिसिट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं अपने फिजिकल, ये देखो बेसिकली प्राइमरी जो डेफिसिट होता है ना, इसको बहुत एसेंशियल इंडिकेटर माना जाता है। इट्स रीजन इसकी जो अभी ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज करने के लिए, जो अभी तुरंत की सिचुएशन चल रही है उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए ये चीज है। मीट द करंट ऑब्लिगेशंस, यही मैंने कहा ना, जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उसको मैनेज करने के लिए ये चीजें देखी जाती है। रेवेन्यू डेफिसिट वेयर इट स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी रिसीट्स। तो बेसिकली दीज वर योर डेफिसिट। अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। जैसे कि आपको इट डू नॉट रिजल्ट इन एसेट क्रिएशन। होता क्या है, कभी कभी हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि यार ये पैसा इतनी जगह पे, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, सारा पैसा नोटबंदी कर देते हैं और नई नोट्स को छापते हैं, इतना जितना भी पैसा आएगा पॉजिटिव चीज में ये रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या, 2000 के नोट हमको फिर बंद करने पड़े, राइट। तो उसमें जो पैसा खर्चा हुआ ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में हो गया ना। भाई आपने सोचा कि प्रोडक्टिव होगा लेकिन हो नहीं पाया, इट कुड नॉट रिजल्ट इन एसेट क्रिएशन और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली यही हुआ ना कि सोचा कुछ था लेकिन नहीं हुआ, बिजनेस फेल हो गया आपका। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एंड इफ आई टॉक अबाउट डेट नाउ, सो इट कम्स इन, पब्लिक डेट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनली में क्या होता है ना कि डेट, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वो पैसा लेके रखती है किससे, इंडिविजुअल से, किसी इंडिविजुअल से पैसा ले लेगी, है ना, या किसी अपने मान लीजिए कोई आरबीआई से ले लेगी, सेंट्रल बैंक से ले लेगी, या कमर्शियल बैंक एसबीआई वगैरह से ले लेगी, और इट कुड टेक पैसा फ्रॉम दिस एनबीएफआई, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एलआईसी हो गया। लेकिन एक्सटर्नल की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल में वो जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, एएमडी के पास, है ना। तो बेसिकली दीज आर द एडीबी के पास, एएमडी नहीं। तो दीज आर द थिंग्स जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट को डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर मैं बात करता हूं कि डोमेस्टिक जो डेट है वो कितना है और किस तरीके से, तो पहली चीज आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म की है, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करती है। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू बोरो फंड्स फ्रॉम मार्केट। और अगर ट्रेजरी बिल की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म की होती है और इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल की लगभग होती है। यार देखो ये जो परसेंटेज साइंस है ना, ये मैं इसलिए तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इट हैज बीन चेंज्ड टाइम टू टाइम, कुछ टाइम से ये चेंज होते रहते। तो अभी आपका जब एग्जाम होता है तो उस टाइम पे आपको बेसिकली दिस इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट, आपको मतलब पता होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज का, बेसिकली दैट इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट। तो अगर मैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात करूँ तो यार स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कौन प्रोवाइड करेगा, खुद सोच के देखो। अब डेफिनेटली इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। रेज फंड किस चीज के लिए, डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई स्टेट का डेवलपमेंट के लिए है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए जो भी आपको चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, वो चीज के लिए हमारे स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या बॉन्ड, राइट। हाँ, अब ये चीज सोचो किसके लिए होगा, अगर मार्केट को स्टेबलाइज करना है तो कौन कर सकता है, सबसे पहले कौन आता है, आरबीआई आता है डेफिनेटली। तो आरबीआई आएगा किस चीज के लिए, मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है यार, पैसा चूसो, खट से पैसा निकालेगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ये काम करता है। अगर वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था बजट डेफिसिट में कि इसको भी आरबीआई ही इशू करती है। क्यों करती है कि भाई मेरा पैसा सेम ईयर में दे दो, नहीं तो अगले बार मैं इंटरेस्ट ज्यादा लूंगा और पैसा कम दूंगा।
तो दिस इज समथिंग इज स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो ये भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीएफ के फॉर्म में रहती है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल डेट की, तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपके वर्ल्ड बैंक वगैरह चले आते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सबसे अगर आप पैसा उठा रहा है गवर्नमेंट तो इट इज नोन एज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आते हैं बायलेटरल लोन्स, जिसमें कि लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल एजेंसीज आर टेकन। और अगर इसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल कमर्शियल बॉडीज, तो इसमें क्या होता है, देखो लोन्स रेज्ड बाय इंडियन एंटिटीज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। क्या होता है ना कि इंडियन एंटिटीज होते हैं बट नॉन रेजिडेंट लेंडर्स होते हैं। इस चीज की बात करूं मैं तो आगे आता है सॉवरिन बॉन्ड्स। सॉवरिन बॉन्ड्स में डेट सिक्योरिटी इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट। ऐसी डेट सिक्योरिटीज जो इंडियन इशू करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इशू करते हैं, लेकिन इन इंटरनेशनल मार्केट। और इसी के साथ साथ क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, कमर्शियल लोन। एक्सपोर्ट क्रेडिट की मैं बात करता हूँ तो लोन्स एक्सटेंडेड बाय फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल बैंक्स ऑफ फाइनेंस इंडिया इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस एग्जामिनेशन। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एक डेट टू जीडीपी रेशियो। यार ये डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? इट इज अ रेशियो। देखो बेसिकली है क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एक तरीके का कि इकोनॉमिक हेल्थ को पता करने के लिए। इकोनॉमिक हेल्थ और उसकी जो एबिलिटी है, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, ये पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है। क्रेडिट रेशनिंग रिलेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो इसको इवेल्युएट करती हैं ताकि पता चल पाए कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है कंट्री की, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है कंट्री की। अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की, तो बेसिकली देखो FRBMA एक्ट था, वो भी इसी से रिलेटेड था। तो प्रूडेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर बहुत ही एफिशिएंट यूज आपको करना चाहिए किसी भी रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट के रिसोर्स का। अगर एक एफिशिएंट यूज हो रहा है फॉर गुड गवर्नेंस, तो बेसिकली इट विल बी नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। इसका एम ही यही है कि इसको क्या किया जाए, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए कि किस तरीके का पैसा कहाँ खर्चा करना है, ये चीज को मेंटेन करना ही आपका सर्वपरम धर्म है। ठीक है, अगर एलोकेट जो भी आप रिसोर्स एलोकेट कर रहे हो उसको एफिशिएंटली यूज करो, एफिशिएंसी से आप एलोकेट भी करो, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, so there are some challenges in this. So first challenge we can see is fiscal deficit, then there is subsidy burden। यार देख रहे हो आप गवर्नमेंट डेली जो सब्सिडीज दे रही है उसका भी तो बर्डन है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे। हम पैसा दे ही तो रहे हैं, अगर हम पैसा देते ही रहेंगे तो हम कैसे चीज़ों को जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, राइट। तो बेसिकली दिस इज। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स का इशू देख सकते हो, जिस तरीके के आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं, है ना, फिर उसका भी आप इशू देखो। भाई कई बार ऐसा होता है एनपीए कितना हो रहा है, एनपीए भी हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लोग लोन तो ले ले रहे हैं लेकिन उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो कि इस चीज में मैटर करती। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि लो टैक्स बेस एंड टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बड़ा कम जा रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट आपकी जैसे वर्थ तो ज्यादा लेकिन आप कर नहीं पा रहे उतना फिर भी। तो दीज आर द थिंग्स जो कि इसमें इशू क्रिएट करती हैं। अगर मैं बात करूँ क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो स्टेप्स कुछ बहुत है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का है तो कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स ले लो, राइट। बैंकिंग सेक्टर सब्सिडी बर्डन है तो उसके लिए भी कुछ आपको टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन दीजिए, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम। इसको देखो जैसे फिस्कल रिफॉर्म्स हो गए, आपको कुछ फिस्कल रिफॉर्म जैसे FRBMA एक्ट आपका जो है FRBMA एक्ट उसको आप लेके आइए। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करवाइए, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करवाइए, फिर उसके बाद सब्सिडी जो है उसको भी रेशनलाइज करवाइए, सब्सिडीज को रेशनलाइज करवाने की कोशिश करिए सबके। मतलब हर देखो फ्रीबीज जो होता है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपने दिल्ली में देखा होगा अभी इस टाइम पे कि कहीं ना कहीं फ्रीबीज के चक्कर में ही तो वो यूपीएससी कैंडिडेट जो डूब के मर गए थे उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। आप ये नहीं सोच सकते बीएमसी वालों के पास शायद सैलरी तक नहीं थी। ये मैंने न्यूज़ कहीं पढ़ी थी कि बीएमसी जो थी उनके जो वर्कर्स थे उनको सैलरी भी नहीं मिल रही थी। भाई जब पैसा नहीं तो सैलरी कहाँ से जाएगी? तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये चीज़ इशू क्रिएट कर सकता है इन लॉन्ग टर्म व्यू। तो अगर मैं बात करूँ फिर इस तरीके के आप जो है एक्ट्स जो ऐसे आप इस टाइप के मेजर्स ले सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो आया था उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो एक फिस्कल डिसिप्लिन को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस एक्ट का यूज़ किया गया था और इसका एम क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन बाय ब्रिंगिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट। डेफिनेटली यार अगर इस
फिस्कल का नाम है, उसके लिए अगर एक्ट बनाए तो इसका काम क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाना, यही इसका एक्ट पहला हो गया। फिर उसके बाद डेट टू जीडीपी रेशियो को क्या करना, नीचे करना, ठीक है, ये इसका दूसरा हो गया। फिर इंटर जनरेशनल इक्विटी, इसके लिए काम करना। उसके बाद भाई देखिए, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट एवरी ईयर, दे हैव टू रिक्वायर गवर्नमेंट टू प्लेस, गवर्नमेंट को प्लेस करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक तरीके का पूरा अपना चैप्टर ये वाला जो था इसको ओवर कर दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने टैक्सेशन की। तो बेसिकली मैंने आपको बताया टैक्सेशन जो होगा वो विल बी स्टडिंग फ्रॉम आर दिस ब्लैक बोर्ड टाइप ऑफ चीज पे। तो बेसिकली देखो अब टैक्सेशन होता क्या है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। मैंने इसके लिए पीपीटी नहीं बनाई है, तो बेसिकली आई विल बी टीचिंग यू हियर ओनली। और मेरे को बस 1 मिनट दे दो ताकि सो वी आर स्टार्टिंग विद टैक्सेशन टुडे। तो टैक्सेशन होता क्या है, इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेशन, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैंडेटरी पेमेंट। यार देखो एक तरीके का मैंडेटरी होता है, ये देना ही देना है, ठीक है। इन द और किससे लेते हैं, इंडिविजुअल या बिजनेसेस, किसी से भी ले सकते हैं। सो इट इज कलेक्शन ऑफ मैंडेटरी पेमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल और बिजनेसेस विच आर देन यूज्ड, कहाँ पे यूज किया जाता है, टू फंड पब्लिक गुड्स या सर्विसेज, या किसी भी एजुकेशन को ले लो आप, तो इन सब चीजों को, हेल्थ केयर को ले लो, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह, तो हमें जो कि टैक्स से तो चल रहा है, बिल्कुल है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें किससे हो रही हैं, जो हम टैक्स देते हैं उससे। बेसिकली क्रूशल रोल होता है इसका, जो गवर्नमेंट होती है ना उसमें, उसका बहुत ज्यादा क्रूशल। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट कि कितने टाइप्स की टैक्सेशन होते हैं, तो दे आर ऑफ सम टाइप्स, जिसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे प्रोग्रेसिव की। प्रोग्रेसिव में क्या होता है ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ रहा है, इनकम के साथ साथ टैक्स भी बढ़ रहा है। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, तो इट इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है कि इनकम तो कम हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, टैक्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दीज आर 2 टाइप्स। और अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो एक आता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्सेस में क्या होता है ना कि कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, जो आपका टैक्स है वो इक्वल रहता है। टैक्स इज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बेसिकली एग्जाम्पल कैन बी इनकम टैक्स। और अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो यार देखो, जीएसटी ऑन बेसिक नेसेसिटीज, है ना। तो अगर बेसिक नेसेसिटीज, मान लीजिए कोई यार इसकी इनकम 10 रुपए है, मान लीजिए वो पर डे 100 रुपीज कमा रहा है, 50 रुपीज उसका खाने में चला जा रहा है, तो यार बेसिक के ऊपर तो आपको नहीं लगाना चाहिए जीएसटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो बेसिकली इट कैन बी प्रॉपर्टी टैक्स। यार एक सेकंड, माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। प्रॉपर्टी टैक्स इज अ एग्जांपल फॉर दिस। अगर इसके बाद बात करता हूं, देखो क्या होता है, प्रोग्रेसिव में इनकम के साथ साथ टैक्स भी बढ़ता है एंड इट इज ओके फॉर इट, ठीक है। तो अगर आगे मैं बात करता हूं, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपके साथ बात की थी, पिछले एक लेक्चर में भी आपके साथ बात की थी कि इट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मैं अगर बात करता हूं, तो डायरेक्ट में क्या आता है, टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज। भाई देखो डायरेक्टली आपके ऊपर, जैसे इनकम टैक्स आपको पता है कि इतने % देना ही देना है, तो इट इज डायरेक्ट टैक्स, राइट। और अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका आता है जीएसटी, और इसका आपका इनकम टैक्स आईटी। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो कि आपको जानने की जरूरत थी। अगर मैं आगे की बात करता हूं, तो आगे एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेस। सेस इज बेसिकली, अगर आप बात करो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, तो उसको हम लोग कहते हैं सेस, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पर्पस की वजह से इसके ऊपर लगाया जाता है। इट इज लेवीड ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, ठीक है, एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर, जैसे आपको देखो स्वच्छ भारत सेस, ये सब लगता है ना क्लीनलीनेस के लिए, और कृषि कल्याण सेस, दीज आर सम एग्जांपल फॉर सेस। तो बेसिकली सेस इज दिस। अगर सरचार्ज की मैं बात कर दूं, सरचार्ज इज द एडिशनल टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल। सरचार्ज, this is an additional tax imposed on
इंडिविजुअल जिसकी इनकम जो होगी, अब इसमें ध्यान देना, हायर इनकम, जिसकी इनकम क्या होगी, हायर होगी। ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स दीजिए ना भाई। तो ये चीज है। अनलाइक सेस और चार्जेस, इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड पर्पस। अगर आपकी देखिए 50 लाख तक है तो आपको कुछ नहीं देना है टैक्स में, सरचार्ज नहीं देना। लेकिन अगर 50 लाख से 1 CR तक की है तो आपके ऊपर 10% लगेगा। अगर 1 CR से 2 CR है तो आपको 15%, और इस तरीके से ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो बेसिकली दीज आर द थिंग जो कि आपका सरचार्ज काम करता है। इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेशन इन इंडिया तो इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे 265, 246, 277, 290, 279। तो बेसिकली दीज आर सम टॉपिक। अगर मैं अब बात करता हूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में अगर हमारी बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स। तो इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल इनकम टैक्स, अभी जैसे चीजें चेंज हुई हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स ये एक इंडिविजुअल के ऊपर इनकम जो अर्न होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, इनकम अर्न्ड। और अगर मैं बात करूं कि ये किसके तहत, तो फिर इनकम IT एक्ट 1961 के तहत ये लगाया जाता है। बेसिकली दिस इज योर पर्सनल इनकम टैक्स। अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं, मैंने आपसे कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में पिछले एक वीडियो में मैंने बात की थी। तो कॉर्पोरेट टैक्स आर द प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट पे अगर आपके टैक्स लग रहा है, ठीक है, दीज आर द टैक्सेस दैट इज लेवीड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की प्रॉफिट पे अगर ये चीजें लग रही हैं तो दीज आर, देखो, कॉर्पोरेट टैक्स, these are levied on profit earned by companies। और ये किसके तहत लगाया गया था, ये कंपनीज एक्ट कब आया था, 2013, इसके तहत इसको लगाया गया था। अभी करंटली 25% पे ये वर्क कर रहा है, 25% पे करंटली ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली दिस वाज योर दिस। अगर टर्नओवर आपका अप टू 400 करोड़ से, और 30% है अगर आपका 400 से ऊपर है, 30% अगर 400 प्लस CR का आपका टर्नओवर है। तो दिस इज योर कॉर्पोरेट टैक्स। अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की, तो मिनिमम ऑल्टरनेट जो टैक्स होता है, देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, कुछ कंपनीज होती है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो अब उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, अगर इनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा तो पैसा तो यार कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए। तो बेसिकली वो क्या करती हैं, वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देती हैं। इट इज लेवीड ऑन अ कंपनी दैट आर अदरवाइज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। तो इसको अगर बात करूं तो इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में, 87 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली ये 15% के रेट से अभी चल रहा है। इफ आई टॉक अबाउट फर्दर कि इसके आगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के आगे क्या है, तो फिर आता है हमारे पास कैपिटल गेन्स टैक्स। कोई भी स्टॉक्स मान लीजिए आपने बेचा, कुछ भी जैसे रियल एस्टेट में कुछ आपने काम किया, उसमें जो टैक्स लगता है तो दैट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स। कोई भी जैसे अपने स्टॉक्स बेचा, कोई भी कैपिटल बेचा, इसमें अगर आपने जो भी फंड किया है, इसमें जो भी अर्न किया है, उसमें हम लोग यही कहेंगे, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। और ये दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म होता है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो विल बी टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली द इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहली चीज आती है जीएसटी। जीएसटी ये आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आपको पता होगा कि इट इज द टैक्स लेवीड ऑन ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, विच आर जैसे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमने जीएसटी लेके आए थे। अब इसमें दो प्रकार का होता है, एसजीएसटी और एक आता है सीजीएसटी। ये होता है सेंटर का, ये होता है, सॉरी, ये होता है स्टेट का, और ये होता है सेंटर का। बेसिकली दीज आर द थिंग्स। अब दूसरा चीज जो आता है वो होता है एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है ना, कि अगर मैन्युफैक्चर कोई कर रहा है, एमएफजी, अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर, या प्रोडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर एक्साइज लगता है।
ठीक है, और ये सेंटर के द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद आता है कस्टम्स, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे ऑफ गुड्स, और ये कौन करता है? सेंटर। बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कस्टम। अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं तो देखो, जीएसटी में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तमाम चीजें हैं, उसमें सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बीन सब्स्यूम्ड। कुछ बहुत सारे जो भाई देखो बहुत तरीके के टैक्सेस थे, तो उनको सबको जीएसटी में ऐड कर दिया गया, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद इस तरीके से सारे जितने भी थे उसको सब चीज़ों को क्या कर दिया गया? जीएसटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। सब चीज़ का एक समाधान जीएसटी ही हमारा प्रावधान। दिस वॉज द लाइन जो अभी मैंने बनाई। और ये जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो ये आया था 1 जुलाई 2017 को, 2017 में आया था 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई। तो अगर जीएसटी की मैं बात करूं तो इट इज लेवीड ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई। हर स्टेज पे सप्लाई चेन की अगर ये चीज हो रही है तो फिर हम लोग इस पे क्या करते हैं? जीएसटी लगाते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के होते हैं, 2 या 2 तरीके के ही नहीं होते। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, देन उसके बाद आता है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सेंटर और स्टेट जो होती है ना, उन दोनों का इंटीग्रेटेड इसमें होता है। अब क्या होता है, पहले देखो अगर ऐसा हो गया कि आपने मध्य प्रदेश से मंगाया, अब मध्य प्रदेश में अलग टैक्स लग गया, फिर उत्तर प्रदेश में सामान है, फिर से उस पर जीएसटी दोगे, तो 2 बार जीएसटी नहीं होगा ना, तो इसलिए इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है कि हाँ भाई वहां दे चुके हैं, अब यहाँ नहीं देंगे, ये वाला होता है। इसको हटाने के लिए, और एक आता है फिर जीएसटी, इसको यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी के लिए ये यूज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट जीएसटी अगर है तो भाई उसके काउंसिल को मैनेज भी तो कोई ना कोई करेगा। जीएसटी अगर है तो उसको मैनेज भी कोई ना कोई करेगा, तो इसके लिए बनाई गई थी जीएसटी काउंसिल। अगर जीएसटी काउंसिल की मैं बात करता हूं तो ये देखो, इसको किस की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी सही से हो रहा है कि नहीं, मामला सारा कुछ सही है। तो अगर सही है तो फिर अच्छी बात है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, पहले सबसे बड़े मेंबर होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके साथ जो इसके कौन होते हैं, इसके इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो मेंबर्स आर ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस यूटी, एक तरीके के इसके मेंबर होते हैं। तो बेसिकली दिस वाज द थिंग जहां पे मैंने आपको काउंसिल के बारे में बता दिया। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं तो डेफिनेटली यार इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जो टैक्स था ना वो कम हो गया, ठीक है, अलाउइंग बिजनेसेस टू सर्टेन इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, ठीक है, ऑन टैक्सेस, अलाउइंग बिजनेस टू क्लेम, वो क्लेम कर सकते हैं कोई भी पैसा। आप देखो जीएसटी देते तो वो बिजनेस जो होता है अगर ज्यादा लगा रहा है तो क्लेम भी कर सकता है, जीएसटी के तहत करते हैं ना। देखो कहीं ना आप फोन वगैरह बाय करो तो उसमें पूछता है डू यू हैव अ जीएसटी नंबर, अगर आपके पास वो नंबर है तो आप क्लेम भी कर सकते हो उस पैसे को वापस। तो दिस इज द थिंग। फिर उसके बाद टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स हमको देखने के लिए मिले हैं जीएसटी के तहत, जीएसटी की वजह से। तो दिस वाज द थिंग। अगर मैं बात करूं कॉम्पनसेशंस टू स्टेट, देखो स्टेट्स का तो नुकसान हुआ है यार इसमें कि जी पहले वो कितने सारे टैक्सेस ले रहे थे, अब तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, अगर वो भी अगर एक बार जीएसटी दे दिया तो दोबारा नहीं, तो उस चीज के लिए कि इट वाज शिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर टू जीएसटी। और इसमें जो है कि टेम्परेरी मेजर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स, बाई टेम्परेरी मेजर दिए गए थे। इस तरीके से हम लोग ने टेम्परेरी उन लोग को सेस और उसका वो दिया था, हम लोग ने नहीं, बेसिकली दिया गया था। अगर चैलेंजेस हैं तो बिल्कुल चैलेंजेस हैं, जैसे टेक्निकल चैलेंजेस, यार बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको फिल करना नहीं आता है, जीएसटी फाइलिंग नहीं आती है ना, तो उस चीज़ का कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं जिससे जीएसटी फाइलिंग हो नहीं पाती है एट द एंड, तो ये भी है। और रेवेन्यू लॉस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है कुछ स्टेट्स का। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ ये लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट समथिंग एल्स, तो इसमें एक आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेट मी चेंज माई पेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो देखो क्या होता है ना, तो यूनियन बजट ने 2018 में एक चीज बोली, और वो क्या बोली मैं बताता हूँ। द गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। द टैक्स इज एप्लीकेबल टू द गेन्स मेड बाय स्टेट सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो बेसिकली जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी होंगे उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इफ आई टॉक अबाउट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है ना, वो बहुत कम होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। देखिए टैक्स टू, बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं, इसमें इंडिया की बात करूं तो इट इज मच लोअर देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, यूके, इन सबसे ज्यादा कम है। हमारा अराउंड 25 to 30 का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। तो बेसिकली हमारा डेवलपिंग कंट्री है, हमारा इनसे काफी कम है अभी देखने के लिए मिल सकता है। अगर रीजन अगर मैं बात करूं तो देखो यार, रीजन सबसे ज्यादा बड़ा ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर। रीजन की अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो टैक्स इवेजन, लोग टैक्स इवेजन बहुत करते हैं। देखा नहीं है आपने कि लोग बहुत तरीके से टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। फिर लो कंप्लायंस। तो बेसिकली दीज आर सम थिंग्स जो हमें देखने के लिए मिल सकती हैं कि हाँ, इसलिए हमारा जो ये रेशियो है ये कम है। अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इशू किए, तो भाई आप सोचिए कि क्या हो सकता है कि देखिए आप ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करिए पहली बात तो इसके कैसे यूज कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, रिड्यूस करिए कुछ बर्डन्स को रिड्यूस करिए। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ टैक्स अथॉरिटी जो है ना, उसको एनहांस करिए। टैक्स अथॉरिटी कहीं जाता था टैक्स कलेक्ट करने, पता चला विधायक है, उसने थप्पड़ मार के भगा दिया, ये चीजें हो जाती। तो कुछ अथॉरिटी भी बढ़ाइए, पावर भी बढ़ाइए। उसके बाद कुछ जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करिए, ईजी करिए थोड़ा, कुछ टैक्स बेस को देखिए। और सबसे बड़ी चीज थी ना कि टैक्स इवेजन को कम करवाइए। और कैसे कि आप अगर देखिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी है तो इन सबको खत्म करिए। देखिए बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट आया था ना, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, अपने नाम पे नहीं है सामान, इस तरीके का। अगर मैं बात करता हूँ टैक्स एक्सपेंडिचर की, तो बेसिकली रेवेन्यू लॉसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू, इट इज द रेवेन्यू लॉसेस tax expenditure, and basically it is something like it is revenue losses incurred by government due to provision in tax code। ठीक है, जैसे कुछ भी कोई भी, it is a revenue losses incurred by government due to provision in tax code that provide exemptions। यार कुछ चीजें एग्जेम्प्ट करती तो वो भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही लॉस है। अब इसके लिए क्या बेनिफिट्स, इसके लिए आप कैसे बेनिफिट्स इसके क्या हैं? सबसे पहली बात, इसके अगर बेनिफिट्स देखें तो ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा किसको, डिजायर्ड बिहेवियर को। जैसे टैक्स ब्रेक्स फॉर रेन्यूएबल एनर्जी, आप देख सकते हो कि सोलर के लिए आप लोग को मिल रहा है ना, सब्सिडी वगैरह मिल रही है, टैक्स ब्रेक है उसके लिए। फिर उसके बाद स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये बढ़ा सकता है। टैक्स क्रेडिट फॉर रिसर्चर्स है, भाई आप रिसर्च जो कर रहे हैं उनको टैक्स क्रेडिट दीजिए, कुछ ऐसा करिए। फिर उसके बाद टैक्स बर्डन को रिड्यूस करवाइए, एड्रेसिंग करिए सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं, जैसे लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, उन लोग का भी ध्यान दीजिए आप। तो बेसिकली, और अगर इसकी मैं क्रिटिसिज्म की बात करूँ, इसका बड़ा वो रहा कि यार देखो ये सेलेक्टिव लोगों का ही ध्यान दे रहा है, दिस इज जस्ट लुकिंग फॉर सेलेक्टिव पीपल। फिर रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी एंड लूप होल्स भी काफी निकाल लिए गए थे, लोग अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है। तो दीज आर द थिंग्स, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो बेसिकली टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स इवेजन इज इलीगल बट टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट इलीगल। बेसिकली क्या होता है ना कि टैक्स इवेजन इज की चोरी छुपे टैक्स को ना देना, किसी तरीके से चोरी छुपे टैक्स नहीं देना है मुझे, मैंने कहीं और कुछ दिखा दिया, मैं नहीं दूंगा टैक्स।
लेकिन टैक्स अवॉइडेंसेस की कुछ लीगल मीन्स हैं, लूप होल्स हैं, जिसके तहत मैंने क्या किया, टैक्स को बचा लिया। जैसे होता नहीं है कि आपके इतने एफडी, अगर आप इतने तक की एफडी कराओ तो आपका उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरी इनकम इतनी थी, मैंने इतने का एफडी करा दिया, मैंने दिखा दिया मेरी इनकम कम हो गई, अब मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ब्लैक मनी, आपने अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था शिवाजी द बॉस मूवी, देखी होगी ना, कि सर वो ब्लैक मनी क्या होता है, काला होता है क्या? बेसिकली वो ब्लैक मनी पढ़ के मेरे को उसी की याद आई। तो नहीं, वो काला नहीं होता है, उसमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। तो अगर देखो क्या होता है ना, कि ये इनकम एसेट होती है जो रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, दीज आर नॉट रिपोर्टेड, है ना। कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हो कि देखो कुछ भी कर सकते हो, जैसे अंडर आप कम दिखाओ अपनी इनकम, आप ऐसे कम दिखा सकते हो, ब्राइब ले सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो भी इनकम होती है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। अगर इसका इम्पैक्ट करूं तो यार इसका इम्पैक्ट बड़ा ही गंदा होता है। ब्लैक मनी का अगर मैं इम्पैक्ट की बात करता हूं तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है इसमें कि डिस्टॉर्शन ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो जाते हैं। भाई कहाँ से कितना पैसा आ जा रहा है हमें पता ही नहीं है, मनी सप्लाई एकदम से बढ़ सकती है, मनी सप्लाई एकदम से घट सकती है, तो यही चीजें होती हैं इसमें। तो इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर फेल हो जाते हैं हमारे। डिस्टॉर्शन ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उसके बाद मैं बात करूं तो इरोजन ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल इकोनॉमी इरोड्स, इस तरीके से चीजें खराब होना शुरू हो जाते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। इनइक्वालिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, सोशल इम्प्लीकेशंस बढ़ जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जिस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बात की मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मनी लॉन्ड्रिंग अब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ डर्टी मनी। बेसिकली इट इज अ dirty money appears through an legal source, it came from legal sources hiding the true origin of a source। ठीक है, इसको दिखाया जाता है, it appears as though it come from legal sources hiding it true origin, कि उसका true origin जो होता है उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो this is called money laundering। ठीक है, अगर इसमें प्लेसमेंट होता है, देखो इसके 3 स्टेजेस होती हैं, अब 3 स्टेजेस देख लो। प्लेसमेंट, illicit फंड होता है, these are introduced, fund are introduced into legitimate finance system। illicit fund are introduced into legitimate financial institution। फिर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है लेयरिंग। इतना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर देते हैं ना, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो जाता है कि वो एकदम दिखता है कि यार ये कहाँ से, उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद होता है इंटीग्रेशन की, जो इसको री इंट्रोड्यूस करा जाता है किसमें, लेजिटिमेट इकोनॉमी में। इसको री इंट्रोड्यूशन, वो पैसा जो होता है उसको फिर से लेके आया जाता है आपके नए से इसमें। अगर मैं बात करूं कि ये मॉडर्न मेथड से कैसे हो रहा है, तो देखो क्रिप्टो करेंसी के तहत हो रहा है, फिर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम देख सकते हो, मनी म्यूल्स जो होते हैं उससे भी ये हो रहा है। तो बेसिकली जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स चलते हैं, गैम्बलिंग चलती है, कसिनोज चलते हैं, इन सब में भी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनिशिएटिव की, तो इनिशिएटिव इसमें लिया गया है और इनिशिएटिव्स का कुछ नाम है, जैसे प्रिवेंशन, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बेसिकली इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें एक तरीके से इसको रोकने की कोशिश की गई है। फिर आता है हमारा FIUIND, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फिर नो योर कस्टमर, KYC नॉर्म्स की आप KYC करवाइए, KYC करवाने के आपको पता रहेगा कि जो आपके कस्टमर है वो कौन है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे फाइनेंशियल टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATC, है ना, ये बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, फ्रीजिंग एसेट्स एंड एक्सट्रैडिंग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस चीज़ को पता करने के लिए, अगर टैक्स हेवेंस की बात करूं, आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने कंट्री में ना कंपनी सेटअप करके, हेडक्वार्टर सेटअप करके किसी और कंट्री में जाके अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर सेटअप कर देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, वहाँ टैक्स कम होता है।
तो बेसिकली उस टैक्स से बचने के लिए वो कंट्रीज जो होंगी उनके लिए क्या बन जाएंगी, टैक्स हेवेंस बन जाएंगी। अगर मैं करता हूँ कि काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो भाई आप टैक्स की ट्रीटीज लेके आइए, कुछ टैक्स ट्रीटीज लेके आइए, जिसमें देखा आप देख सकते हो कि जिसमें इस तरीके की ट्रीटीज लाइए कि इट हैव, अगर आपको जाना है, अगर आपको कहीं जाना है ऐसी कंट्रीज में, इफ यू हैव टू एंटर एनी कंट्रीज लाइक दिस, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर आप टैक्सेशन ऑफ कंट्रोल्ड फॉरेन CFCs, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशंस के लिए टैक्सेशन लेके आ सकते हो। मैनी कंट्रीज, देखो क्या होता है ना कि मैनी कंट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि आपके इनकम, मैनी कंट्रीज टैक्स द इनकम ऑफ CFC के इनकम को टैक्स कर देते हैं। तो विच कंपनी दैट आर बेस्ड इन टैक्स हेवेंस बट कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री। वही चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी, मैं रहता यहाँ पे हूँ लेकिन मैं दूसरे जगह पे जाके अपनी कंपनी सेटअप कर दूंगा। उससे क्या होगा कि मैं यहाँ से रह के उसको कंट्रोल कर लूंगा और मेरे को टैक्स भी कम देना पड़ा। तो दिस आर द थिंग्स, इस चीज को आप रोक सकते हैं और फिर ब्लैक लिस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको अगर हमारे यहाँ है तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट ट्रांसफर की, तो इट इज द shares or the ownership of a company that are transferred, but the real value of those shares comes from the underlying asset of another company located in different countries। होता क्या है, देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने दो कंपनी सेटअप कर दी, एक यहाँ पे कर दी इंडिया में और एक आपने कहीं यूएस में कर दी। अब क्या होता है ना कि आपने ट्रांसफर कर दी ओनरशिप इधर से उधर, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए उधर से इधर ट्रांसफर कर दी। अब क्या होगा, टैक्स बचाने के लिए ओनरशिप तो आपने दे दी, आपने दिखा दिया कि हाँ लेकिन उस कंपनी को मैनेज मैं कर रहा था। तो बेसिकली अब इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया है कि नहीं, इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वोडाफोन या हज वाला केस ले लो, यही चीज हो रही थी वहां पे, ठीक है, कि एक तरीके से मैनेज वो कहीं और से करे रहे थे। तो बेसिकली अब इसमें बात करता हूँ कि अगर कुछ ग्लोबल ट्रीटीज ली गई है तो उसमें आया है सबसे बड़ा नाम DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अथॉरिटी, की भाई 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, परेशान ना हो। अग्रीमेंट बिटवीन, दीज आर द अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। इसमें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, किस चीज को, डबल टैक्सेशन को, तो बेसिकली इंडिया हैज साइंड इट, इंडिया ने इसको पहले ही साइन कर दिया था। इसमें USA भी है, UK भी है, सिंगापुर भी है। तो बेसिकली दीज आर द थिंग जो कि हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की, तो देखो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ इनिशिएटिव लेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली OECD इसको मैनेज करता है। और ये किस लिए है, कॉम्बैक्ट करने के लिए, किस चीज के, अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज की, जो भी टैक्स जो अवॉइडेंस आप यूज करते हो ना स्ट्रैटेजी, उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज हमने लेके आई है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात करें तो इट इज अ टैक्स प्रपोज्ड, इट इज अ प्रपोज्ड टैक्स that would ensure the multinational companies to pay minimum level of tax। वही मैंने आपको बताया कि भाई देखिए मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स तो आपको देना ही देना है, रिगार्डलेस कि आप कहाँ पे लोकेटेड हो, कहाँ हो, उससे मतलब नहीं है, मुझे आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना G20 में भी एक बार लेके आई गई है। तो बेसिकली इसमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसको ग्लोबल मिनिमम टैक्स के नाम से जानते हैं। अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की मैं बात करूँ, APA, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो बेसिकली इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टैक्सपेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज। It is an agreement between taxpayer and tax authority that determines in advance the transfer pricing methodology to apply transaction between related party। देखो होता क्या है ना, this can help avoid disputes between taxpayer and tax authorities। मान लीजिए कि कुछ आपके पेमेंट्स है जो जाने ही जाने, अब उस चीज पे भी टैक्स लगा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा ना। तो उस चीज को, जैसे आर्म लेंथ प्राइस होती है ना, कि प्राइस दैट वुड चार्ज बिटवीन 2 अनरिलेटेड पार्टीज इन अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो दीज आर द थिंग्स, इसको अवॉइड करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टैक्सेशन फॉर टुडे।
एंड आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेट मी सी हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई हैव मेड विल बी गोइंग विद बैंकिंग सिस्टम एंड फर्दर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। बेसिकली दिस वॉज योर लेक्चर एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, हिट द बेल आइकन और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, देन ओनली यू विल बी एबल टू हिट माई द बेल आइकन, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, सो वी विल बी एंडिंग इट वेरी सून। मैंने देखो लिखा कम है लेकिन आपको समझाया पूरा है ना। तो इसी के आगे जो वीडियो लगी है वो आपकी पीपीटी वाली लगी। अगर आपको वो ज़्यादा पसंद आया होगा तो बता देना, मैं पीपीटी बना के ही पढ़ा दिया करूँगा। दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरा रिवीजन तरीके से बनाया था और आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग यूपीएससी से पहले सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं। अब मैं आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। मेरी वीडियोस अगर आपको सच में पसंद आ रही है तो प्लीज़ उस चीज़ को आप प्रमोट करिए एंड दिस विल मीन अ लॉट टू मी। ये एक तरीके का कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, तो आई विल बी टेकिंग अ लीव नाउ। थैंक यू, बाय बाय।